हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सिंगल फेज में 12 नवंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल के सोलन से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की हुंकार, बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। सीएम बघेल बोले, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने पर लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। खाद की कमी पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बोले, खाद की गड़बड़ी करने पर होगी कार्रवाई। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी किए जारी। छत्तीसगढ़ में गरमाया आरक्षण का मुद्दा। बीजेपी ने कोर ग्रुप की बैठक में बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। कल राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी सौंपेगी ज्ञापन। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के साथ उनकी सरकारी बंगले पहुंची ईडी की टीम। मौके पर कर रही जांच। कलेक्टर रानू साहू ने की बंगले से सील हटाने की अपील। इंदौर में ग्रामीणों की गुंडागर्दी, टोल टैक्स को लेकर कर्मचारियों को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाएंगे और सबसे पहले शुरुआत मोहला की खबर से करते हैं। मानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर देखने को मिला है। नक्सलियों ने पुलिस जवान के पिता की हत्या की है। कोहका थाना क्षेत्र के संबलपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां ग्रामीण का शव अभी भी गांव में ही मौजूद है। देर शाम होने के चलते पुलिस नहीं पहुंच पाई मौके पर। मृतक का बेटा पुलिस महकमे में है। आरक्षक SPY अक्षय कुमार ने की पुष्टि। तो नक्सलियों की एक बार फिर से ये कायराना हरकत जो है देखने को मिला है। पुलिस जवान के पिता को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। दुर्ग में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मकान के रिनोवेशन के लिए जैक से 40 साल पुराना मकान को ही उठा दिया गया है। बता दें कि हरियाणा से आए कारीगरों ने इस हैरत अंगेज कारनामे को भी अंजाम दिया है। तो रिनोवेशन के लिए यहाँ पर ये मकान उठाया गया। हरियाणा से ये कारीगर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बता दें कि ये सभी कारीगर जो है वो हरियाणा से पहुंचे हैं और उन्होंने एक कमाल कर दिखाया। और तस्वीरें भी देखिए आपके सामने, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 40 साल पुराने मकान को इन्होंने बढ़िया तरीके से उठा दिया है। यहाँ पे ये लगभग 26 तारीख से चल रहा है और ये तकनीक तो इन लोग हरियाणा और दिल्ली वाले डेवलप की। हम लोग तो यूट्यूब में देखते हैं और सुनते हैं, तो थोड़ा रिस्क जरूर था। नया चीज़ था, छत्तीसगढ़ का मतलब लाया जाए और कम बजट में है तो लोगों को सुविधा मिलती है। नया मकान बनाने से आजकल कम से कम 2000 कास्ट आता है फुट, तो ये बहुत अच्छा है, उनके बजट में मकान बन जाता है। जो डर लगा था, हम लोग तो ये लोग भिड़े थे, लेकिन लोग हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इनका रोज का काम है। शुरू में लगा हमको 2-4 जन सलाह दिया है, सब मत करा, कहाँ लगा रहे हैं। हमने तो देखा तो जाए, नई चीज़ है, लोगों को देखने सीखने मिलेगी। कितने जैक्स लगे हैं इसमें? इसमें 10-10 टन के लगभग 250 जैक है। तो खबर भानु प्रतापपुर से है, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर के बवाल देखने को मिला है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। युवक ने आत्महत्या की धमकी दी। अतिक्रमण रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। मिट्टी का तेल डालकर छत पर चढ़कर हंगामा किया गया। दुर्गू कोंदला थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और तस्वीरें भी देखिए आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से ये शख्स जो है वो छत पे चढ़ जाता है, मिट्टी का तेल डालता है और अपने आप को जान से मारने की यहाँ पर धमकियां भी देता है। तो अवैध अतिक्रमण हटाने जब प्रशासन यहाँ पहुंची, तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा, तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। व्यापारी संघ के अध्यक्ष का ये ड्रामा आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मैंने सर आपको बात बताऊं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको लेकर के किया सब सुरक्षित रखा हुआ है। मेरे मारने के बाद एक आदमी रिलीज करेगा, उसको लेकर को देखना। बोलता है
सिंचाई में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व पार्षद के फैक्ट्री पर निगम का बुलडोजर चला है। बता दें कि पूर्व पार्षद नरेश कोठारी कब्जा कर यहां पर ये फैक्ट्री चला रहे थे। मरोदा क्षेत्र के मरोदा फ्लाईओवर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दुर्ग से ये जानकारी सामने आ रही है। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लगातार प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है। पूर्व पार्षद की फैक्ट्री पर निगम का बुलडोजर चला है। तो इस जमीन पर अवैध कब्जा करके ये फैक्ट्री अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। खबर रायपुर से, जहां आरक्षण के मामले को लेकर के बीजेपी का पैदल मार्च देखने को मिल रहा है। पैदल मार्च निकालकर बीजेपी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। बीजेपी विधायक और सांसद मार्च में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी के आदिवासी नेता यहां पर ये मार्च निकालेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त रायपुर से आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। पैदल मार्च निकालकर बीजेपी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि नेहा केसरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, दोपहर 2:30 बजे बीजेपी के आदिवासी नेता जो है वो मार्च निकालने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सभी बड़े जो नेता है वो यहाँ शामिल हो सकते हैं शायद इस मार्च में, और इस मार्च के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जानकारी चाहेंगे पूरी? बिल्कुल, देखिए, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कम होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पैदल मार्च करने जा रही है। बाकायदा इसके लिए कल कोर ग्रुप की बैठक हुई है और बैठक में बाकायदा जो है वो बड़े से बड़े तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, पूर्व नेता और मंत्री जो है वो इसमें शामिल हुए थे। और उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज शाम जो है वो 4 बजे तक राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास इस मुद्दे को लेकर के पैदल मार्च करते हुए पहुँचेंगे। तो दोपहर 2:30 बजे जो है वो यहाँ पर सारे बीजेपी के तमाम जो नेता पदाधिकारी हैं वो इकट्ठे होंगे और पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके के राजभवन वहां पर जो है वो पहुंचेंगे। तो शाम 4 बजे वो इस मामले को लेकर के जो है वो ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो कि पहले 32% था वो अब घटकर 22% हो गया है। इसी का विरोध प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। आरक्षण मामले को लेकर के सियासत भी देखी जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि उनकी लापरवाही के कारण जो है ये आरक्षण कम हुआ है, और कांग्रेस सरकार जो है वो इसका जो पूरा कारण है वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनकी सरकार में ये सारे मामले हुए हैं। इसको लेकर के जो है वो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखा जा रहा है और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी लेते रहेंगे। हाँ, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कर्नाटक दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे बेल्लारी में आम सभा में भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कर्नाटक के दौरे पर आज रहेंगे भूपेश बघेल, जहां राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे और आम सभा में भी शामिल होंगे। बेल्लारी में आम सभा को संबोधित भी करेंगे और शामिल भी रहेंगे। तो कर्नाटक दौरे पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर नेहा का रुख कर लेंगे। नेहा, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आज सीएम भूपेश बघेल जो है उनके साथ शामिल होंगे। कर्नाटक दौरे पर रहने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ आज का पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जो है वो कल से ही पहुंचे हुए हैं और आज वो कर्नाटक में जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आम सभा को संबोधित करने में वो जो है वो सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि 7 सितंबर से शुरू हुई थी, 3 राज्यों को ये यात्रा जो है वो कवर कर चुकी है, केरल, कर्नाटक। आज जो है वो कर्नाटक में ये भारत जोड़ो यात्रा है और 1000 किलोमीटर की लंबी दूरी जो है वो सफर तय कर लिया गया है। इस दौरान जो है
आज कर्नाटक के बेल्लारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आम सभा को जहां संबोधित किया जाएगा वहां पे शामिल होंगे। इसके साथ साथ है राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वहां पर शामिल होंगे। तो इस तरीके से आज उनका कार्यक्रम है, दोपहर 3:30 बजे जो है वो आम सभा को संबोधित करने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद देर शाम जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस रायपुर लौट आएंगे। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में आपको बता दें कि कांग्रेस का चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। सोलन में यहां पर सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर गरजते हुए नजर आए। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस की प्रतिज्ञा परिवर्तन रैली में सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, हम झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू, तो हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में ओपीएस लागू होगा, मतलब लागू होगा। तो हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती जा रही है और बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी तकरार भी बढ़ती ही जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एक बार फिर से इनके बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था कि छत्तीसगढ़ के हरदेव इलाके में जो राजस्थान को कोयला आवंटित किया गया है उसे रद्द कर दिया जाए, अन्यत्र स्थान पर दिया जाए। वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध है। अब कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार उन खदान को रद्द नहीं करेगी। उसने छत्तीसगढ़ सरकार को बता दिया। हमारी सरकार के अनुरोध के बाद भी मोदी सरकार ने उस आवंटन को कंटिन्यू रखा है, अर्थात केंद्र सरकार हरदेव अरण्य में खुदाई चाहती है। और किस प्रदेश को क्या नुकसान होगा ये मुझे मालूम नहीं है और ना मेरा विचार करने का विषय है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है तो वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर पारित हुआ है, तभी उसकी विश्वसनीयता है, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। बता दें कि धर्मलाल कौशिक का बयान, किसानों का धान जो है वो खराब हुआ है, सर्वे होना चाहिए, ये बयान उन्होंने दिया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार को किसानों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी यहाँ पर तंज उन्होंने कसा है। कांग्रेस की अंतर्कलह उजागर हो गई है। धान निकल गए हैं और दशहरा और दिवाली के बीच में उसकी कटाई शुरू हो जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा है कि खेत में पानी भरा हुआ है, धान पूरा गिर गया है और धान गिरने के बाद में उसमें पानी में डूबा हुआ है, जर्मिनेशन उसके होने की संभावना है। दूसरा, उसमें धान का जो बदरंग आएगा, जो खरीदी को लेकर के सरकार फिर नौटंकी करेगी। ऐसे स्थिति में तत्काल उसकी सर्वे होनी चाहिए। किसानों का कितना उसमें धान खराब हुआ है, कितना उनको नुकसान होगा, और सर्वे कराने के बाद में इसकी मुआवजा की राशि तय होनी चाहिए। साथ ही जो धान का कलर खराब होगा उसकी भी खरीदी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कांग्रेस में नीचे से लेकर के ऊपर तक जो अंतर कला है वो खुल करके उजागर हो गई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से शशि थरूर का बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से खड़गे जी का बयान आ रहे हैं, ये दूरियों को और बढ़ा रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष को और पूर्व अध्यक्ष को ये मालूम है कि 2023 और 24 में कांग्रेस को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, उनके कोई हाथ लगने वाली नहीं है, इसलिए वो दूरियां बना करके दूसरे को सामने ला रहे हैं कि जिसमें ठिकरा फोड़ा जा सके और हार का ठिकरा उनके ऊपर फोड़ दे और अपने आप का बचाव कर ले। यह स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो वहीं कोल आवंटन विवाद पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि फैसला केंद्र सरकार को लेना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के पास अपनी आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार को कोल नीति में सुधार करनी चाहिए। देखिए, ये कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है। परसा कोल ब्लॉक
राजस्थान को राजस्थान सरकार के लिए अलॉट किया जा रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसमें आपत्ति दर्शाई है और उसके कारण केंद्र सरकार, कोल तो मेजर मिनरल होता है, फैसला तो केंद्र सरकार को लेना है और केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़ के क्यों निर्णय नहीं करती। और न केवल परसा कोल ब्लॉक में, मैं तो संपूर्ण कोल नीति के लिए कह रहा हूँ, इस नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। तो बता दें कि आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जहां 20 अक्टूबर तक जोन स्तर पर ये आयोजन होंगे। ओलंपिक खेलों का 6 चरणों में आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 खेलों को शामिल किया गया है। तो ओलंपिक खेलों का 6 चरणों में आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आपको बता दें कि 14 अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के खेलों को शामिल किया गया है। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आपको बता दें कि आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। कोरिया और एमसीबी जिले में आबकारी विभाग ने नियम कायदे को ताक पर रखकर शराब दुकानें खोली हैं। आबकारी विभाग ने मंदिर और स्कूल के पास शराब दुकानों को खोल दिया है। शराब दुकान हटाने को लेकर कई बार कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अधिकारियों ने मामले की अनदेखी की। बैकुंठपुर जिला मुख्यालय के कलेक्टर दफ्तर से 2 किलोमीटर की दूरी पर तलवापारा में मार्गदर्शन कॉलेज से 10 मीटर की दूरी पर शराब दुकान चल रही है। कॉलेज आने जाने के दौरान छात्राओं को नशेड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के झगराखांड थाना परिसर में आपको बता दें कि शिव मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर शराब दुकान चल रही है। में आते जाते वक्त शराबियों के कारण यहीं आसपास में ठेले लगे हैं, जिससे वो दारू पीते रहते हैं रास्ते में और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ही असुविधा होती है। यहाँ जैसे ही हम अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो शराब की दुकान है, यहाँ लड़कियों को भी असुविधा होती है और रोड में भी मतलब जाते आते रहते हैं, उसके चक्कर में बहुत दिक्कत जाती है गर्ल्स को। और बीच बीच में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैठ के शराब पीते हैं और मतलब बातों का भी बहुत असर पड़ता है, कुछ कुछ ऐसे बोल देते हैं गर्ल्स को। मैंने कई बार प्रशासन से मांग किया कि यहाँ पर कम से कम 550-600 बच्चियाँ पढ़ती हैं और कई बार शिकायत करने के बाद ये आश्वासन मिला कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में प्रक्रिया करके इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक भट्ठी हटाई नहीं गई। अब मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। धार्मिक संस्थाओं से और शैक्षणिक संस्थाओं से एक निर्धारित दूरी होनी चाहिए शराब दुकानों की, उसके बाद ही शराब दुकान जो स्थापित करना चाहिए। आप मार्गदर्शन कॉलेज वाले जैसे अगर मुझे आवेदन देते हैं, मेरे पास आता है आवेदन, तो मैं बिल्कुल उसको कलेक्टर साहब के संज्ञान में लेकर के आऊँगी और आबकारी विभाग को हम प्रस्ताव प्रेषित करेंगे कि अगर वो दुकान कहीं और स्थापित की जा सकती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को सहयोग करूंगी। तो कोरबा में कोयले के चोरी का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक मामला में बता दें कि मामले में पाली पुलिस ने चोरी के कोयले से लोड एक हाईवे वाहन को जब्त किया है। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़बुड़ू के पास स्कूल के पीछे हाईवे वाहन कीचड़ में फंस गया और कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि खदान से निकल कर जा रही होगी। वाहन से भरी कोयले के दस्तावेज को लेकर जब गांव में ही रहने वाले लोगों ने चालक से पूछा तो पता चला कि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और कोयला चोरी कर ले जाई जा रही थी। बिल्टी है इसका कोयला का? मालूम नहीं भैया। तो कहाँ से भरे हुए कोयला? यही बगल में। क्या चीज से भरे? लेबर। तो कोयला यहाँ पास कौन गिराया था? उतना मालूम नहीं भैया, हमको तो बस नंबर दिए। तो कितना समय भर रहे थे कोयला? अरे भैया वही रात को 1 बजे। तो वहीं जगदलपुर में खाद्य विभाग ने चावल की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने 195 पैकेट सहित गाड़ी को जब्त किया है। दरअसल खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि आसना का एक दुकानदार उड़ीसा के एक वाहन को पीडीएस के चावल को लोड करा रहा था और इस दौरान विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मात्रा में चावल को जब्त किया। मामले में खाद्य विभाग के फूड कंट्रोलर का कहना है कि दुकानदार से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम आसना में मेन रोड में एक दुकान है गुलाम ट्रेडर्स करके, वहाँ की गोदाम से ट्रक में लोड होते हुए मौके पर 195 कट्टे जो कि 50 किलोग्राम की भर्ती था, उसमें चावल जो है वो पकड़ा गया था। उक्त आधार पर वो जो फोर्टिफाइड चावल था उसको विभाग के द्वारा जांच की टीम के द्वारा जब्त किया गया है। तो वहीं महासमुंद के जिला पंचायत महासमुंद नंबर 5 की जिला पंचायत सदस्य सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 15वें वित्त की रकम आवंटन में मनमानी का विरोध करते हुए रैली निकाली। साथ ही जिला पंचायत दफ्तर का घेराव कर तब तालाबंदी की और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झपटी भी देखने को मिली। तालाबंदी के दौरान जिला पंचायत दफ्तर में काम कर रहे कई कर्मचारी 1.5 घंटे तक दफ्तर में ही कैद रहे। वहीं एसडीएम के समझाइश के बाद बीजेपी ने दफ्तर का ताला खोला। जिला पंचायत सदस्य का कहना है कि 15वें वित्त की रकम के आवंटन में भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 1 करोड़ 60 लाख और समर्थकों को 40-40 लाख आवंटित किया गया है। बाकी सभी को 15-15 लाख का आवंटन किया गया है। आवंटित रकम 105 गांवों के विकास के लिए कम है। वहीं मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। केंद्र के जो 15वें वित्त की राशि है उसमें भेदभाव किया जा रहा है, बंदरबाट आवंटन किए जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग तालाबंदी किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। भेदभाव जो जिला पंचायत अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है 1 करोड़ 60 लाख, बाकी उनके सदस्यों को 40-40 लाख और सिर्फ 3 सदस्यों को 15-15 लाख, चाहे 2020-21 हो, 21-22 में 22-23 तीनों बार भेदभाव किए हैं। तो वहीं रायपुर में 5 दिवसीय कृषि मंडई मेला का विधानसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। समारोह में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। वहीं मेले में देश भर के कृषि वैज्ञानिक और हजारों किसान हिस्सा ले रहे हैं। मेले में कृषि से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही किसानों के लिए किसान पाठशाला का भी आयोजन किया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कृषि मेले से प्रदेश के किसानों को सीधा फायदा होगा। मेले में कृषि के तकनीकों को और नवाचारों की जानकारी दी जा रही है। खबर मोहला से है, जहां मानपुर के नए कलेक्टर एस जयवर्धन पुलिस कप्तान के साथ मानपुर ब्लॉक के हरेली इलाके में पहुंचे। कलेक्टर और पुलिस कप्तान बिहड़ों में नदी नाले और पहाड़ी रास्ता पार करते बस्तर सीमा में बसे हरेली पहुंचे और फिर प्रशासनिक कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी जाना। साथ ही लोगों के समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए और संबंधित विभाग को उन्होंने इसके बारे में सूचित भी किया। यहाँ पर मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित मुआयना लेने के लिए आए थे और सिक्योरिटी से भी रिलेटेड अंदर क्या स्थिति है। तो हाँ, अंदर जो हुरेली दौरदे हुरेली ग्राम पंचायत में जो हम लोग देखे हैं, उसमें स्कूल का एक डिमांड आया था। शिक्षकों की डिमांड सरपंच द्वारा की गई है। उसमें जैसी आवश्यकता है उसी हिसाब से हम लोग उसमें करने का प्रयास करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे ने फेस्टिव सीजन के बाद विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्लान किया है, जिसके चलते एक बार फिर दर्जनों ट्रेनें रद्द होंगी। हालांकि रेलवे ने 2023 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन समय पर गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट को पूरा करना रेलवे के सामने बड़ी चुनौती होगी। बता दें कि पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के रेल यात्री ट्रेन लेट और रद्द होने से परेशान हुए हैं। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है और रेल यात्री के साथ जनता इससे काफी ज्यादा आक्रोशित है। लेकिन दिवाली में कम से कम रेलवे ट्रेनों को कैंसिल नहीं कर रहा है, जो यात्रियों के लिए एक राहत है। इस 2022-23 के बजट में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में, हम केवल छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, 5700 करोड़ रुपए से भी अधिक दिया, केवल 1 साल के लिए दिया है। और इसमें विकास कार्य होने हैं, जिसमें कि झारसूगड़ा से बिलासपुर 4th लाइन, नागपुर से दुर्ग 3rd लाइन, पेंड्रा अनूपपुर से लेकर के कटनी तक 3rd लाइन। इसके अलावा ऑटो सिग्नलिंग वर्क्स हैं, कई साइडिंग्स वेरिफिकेशंस के वर्क्स हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं संबंधित वर्क हैं, जिसमें कई FOB बनने हैं, कई जैसे हमारा उस्लापुर बिलासपुर फ्लाईओवर बनना है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।